नमस्ते सभी को। मैं रुखसाना तडवी खेनगर मनपा शादी की शिक्षिका हूँ। और पिछले पार्ट में हमने अपसरण का पढ़ा और भाग नंबर 1 पढ़ा और अभी आज हम लोग बाह्य प्रक्रिया भाग नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अपसरण किन कारणों कैसे होता है। चट्टानों के कमजोर होने से उसमें बहुत सारी प्रक्रिया जो होती है वो हमने देखा। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपक्षरण होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिससे पानी भी होता है, समुद्र की लहरें भी होती है, अ, खनिज पदार्थ होते हैं, तापमान, इन सभी के कारण क्या होता है, खनन होता है। आज हम बाह्य प्रक्रिया भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। तो बाह्य प्रक्रिया किन कारणों से होती है, मतलब उसका ही अगला पार्ट है ये। तो खनन अपक्षरण कार्य के कारण मुख्यतः भूपटल पर क्षरण होता है। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्षरण किन कारणों से होता है, कि खनन कार्य क्या है, कि खनन से बनी जलोढ़ मिट्टी कारकों द्वारा बहा कर ली जाती है। कारक यानी कार्य करने वाले। कारक की गति मंद होने पर उसका निक्षेपण होता है। और जो इस पद्धति में मतलब जो खनन कार्य के लिए कारणीभूत जो कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें है, पहला है नदी है, हिम हिमानी है, पर्वत की लहरें हैं और भूजल। ये सभी कारक क्या करते हैं, बाह्य खनन कार्य करते हैं। मतलब अभी हम आगे बढ़ते हैं कि इन कारकों के भूपटल पे निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने देखा कि जो अपक्षरण है वो कुछ समय के लिए नहीं, मतलब हो सकता है कि हजारों साल, मतलब उसकी गिनती नहीं, बहुत सालों बाद वो खनन होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिर वो हमें ऐसा दिखाई देता है। तो जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है और इसी कारण से क्या होता है, नए नए भूरूपों की निर्मित होती है। और हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि हिमानी के कार्य और पवन पवन के कार्य और भूरूप। ये आज का हमारा टॉपिक है। पर हम मतलब उसको शुरू से ही पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे नदी का वहन कार्य, जब हम लोग ये समझ लेंगे तब हमको आगे का समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ बताया गया है कि नदी नाले किस प्रकार में अंतर होता है। तो बहुत सारे नाले जो है ढलान की दिशा, मैदान मैदान की दिशा की ओर बहते रहते हैं। इन सभी का योग होता है और आगे नदी बनती है। अभी हम देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता है और स्वयं अपना मार्ग बनाता है। इसे जल प्रवाह कहते हैं। ऐसे अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी की निर्मित होती है। हमने देखा है कि गुरुत्वीय बल ये मतलब हम कोई वस्तु फेंकते हैं, मतलब गिरती है हमारे हाथ से या फेंकते हैं, तो वो क्या करती है, गुरुत्वीय बल के कारण नीचे ही जाती है। तो इसी तरह जो ढलान है, प्राकृतिक रूप से संचित हुआ पानी है, तो वो भी नीचे की तरफ ही जाता है, गुरुत्वीय बल के कारण ही नीचे जाता है। और हमेशा के बहाव के कारण क्या होता है कि भूपृष्ठ पे ढलान बनते जाती है और ऐसे बहुत सारे जल प्रवाह एकत्रित जो हो जाते हैं, उन्हें जल प्रवाह कहा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो जल प्रवाह है उसमें भूप्रदेश की ढलानें हैं, चट्टानों के कौन कौन से प्रकार पड़ते हैं, नदी के बहने वाले पानी की मात्रा कौन सी है, उसकी गति कैसी है, उसका प्रवाह कैसा है, नदी की लंबाई कैसी है, नदी में जो जलोढ़ होते हैं उसके घटक, नदी पर कौन कौन से खनन का कार्य करते हैं, वहन निक्षेपण का कार्य करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। नदी का खनन कार्य। नदी का उद्गम समुद्र की अति ऊंचाई पर होता है। वहां नदी तेजी से बहती है और उसका क्षरण करने की शक्ति भी अधिक होती है। नदी का जो उद्गम होता है वो समुद्र की बहुत ऊंचाई से, अति ऊंचाई से होता है। और उसमें जो जब वो ऊपर से नीचे आती है तो उसकी गति जो खनन की जो गति होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्षरण की गति काफी ज्यादा होती है और वो अधिक ताकत से क्या होती है, नीचे आती जाती है। नदी के तेज बहाव के कारण उसमें रेत, पत्थर, कंकड़, इन कारणों से उसमें
उसका बहाव मतलब उसका अपसरण तेजी से होता है। और इस तरह से बहुत सारे जो प्रकार पड़ते हैं नदी मतलब हम लोग देखते हैं कि नदी के किनारे जो खनन होता है उसमें कौन कौन से प्रकार बनते हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि गंभीर गड्ढे, वी आकार की घाटी और जलप्रपात आदि, ये क्या होते हैं, उसके भूरूप तैयार होते हैं। हम लोग उसको ये आकृति है उसके माध्यम से देखेंगे। गंभीर गड्ढे, गंभीर गड्ढे मतलब ढलान से हमने पहले ही पढ़ा है। गंभीर गड्ढे पानी हमने देखा कि नदी का पानी क्या है, ढलान की दिशा की ओर आते जाता है और जो नीचे की चट्टान है वो उसका क्षरण होता है और इस प्रकार के क्या होते हैं, गंभीर गड्ढे बनते हैं। उसके बाद है नदी में सर्पाकार मोड़, ये भी उसी प्रकार का मोड़ है। अभी हम लोग देखते हैं कि नदी के जो वहन और निक्षेपण के जो कार्य है वो किस प्रकार से होते हैं। नदी पर्वतीय प्रदेश में कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती जाती है। हमने पढ़ा कि नदी पर्वतीय प्रदेश में कम ढलान प्रदेश की ओर बढ़ते जाती है और पर्वतीय ढलान में बदलाव के कारण इस स्थान पर नदी में जलोढ़ का निक्षेपण होता है। जिस तरह हमने देखा कि चट्टानों में अपसरण होता है, उसी तरह नदी में भी अपसरण होता है, उसकी चट्टानों में भी अपसरण होता है। और इस प्रकार कौन कौन से प्रदेश बनते हैं, तो त्रिभुजाकार डेल्टा प्रदेश बनते हैं और पंखाकृत मैदान बनते हैं। हम इसको देखेंगे कि पंखाकृत मैदान और नदी में क्या हो रहा है कि पर्वतीय तलहटी में बदलाव के कारण होता है और इस प्रकार क्या हो रहा है कि डेल्टा प्रदेश, त्रिभुजाकार प्रदेश की निर्मित हो रही है। ये पंखाकृत मैदान है। बी आकार की दरी, दोनों ढलान मतलब पानी ऊंचाई से गिरता जाता है और जो जहां पर गिरता है वहां पर अत्यधिक अत्यधिक मतलब अपसरण होता है और वो भाग क्या होता है, नीचे गहराई मतलब उसकी गहराई बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार के जो भाग बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। मंद ढलान के कारण नदी की गति कम हो जाती है और नदी की वहन क्षमता कम होने से वहां मंद गति से बहने लगती है और छोटी रुकावटों से भी मुड़ते हुए पानी का प्रवाह आगे बढ़ता जाता है। नदी क्या हो जाती है, ढलान से जैसे ही नीचे आती जाती है तो उसका प्रवाह क्या होता है, उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसकी जो क्षमता वहन क्षमता होती है, उसके जो बहाव की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम होती है और बहुत सारे छोटी छोटी रुकावटें आती है। रुकावटें जो आती जाती है उससे क्या होता है, वो रुकावटों को छोड़कर उसका प्रवाह
आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते हुए प्रवाह के कारण उसकी जो पार्ट है, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ते जाती है और उसके उसकी चौड़ा होते जाता है और उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी गति हो जाती है और नदी में जलोढ़ उसके पात्र किनारे में संचित होता है। नदी में स्थित जलोढ़ के संचयन के लिए नदी की लंबाई, जल की मात्रा, जलोढ़ की मात्रा और भूपटल आदि नदी के ढलान आवश्यक होते हैं। कौन-कौन से कारण है जो नदी के पाठ को बढ़ाने के कारणीभूत होते हैं? तो वो है नदी में स्थित जल संचयन के लिए जो नदी की लंबाई होती है उसमें जल की मात्रा कितनी है, नदी में जलोढ़ उसकी गति कितनी है और भूपटल में ढलान मतलब उसकी ढलान कितनी है। ये सभी घटक उसके पाठ को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है। तो और उसी में का संचयन होने से नदी के आसपास के जो पाठ तत्व होते हैं वो मैदानी प्रदेश, त्रिभुज और डेल्टा प्रदेश के रूप में तैयार होते हैं। इसको हम देखेंगे कि नदी के तट और पाट मैदान किस प्रकार बढ़ते हैं और डेल्टा प्रदेश। नदी का बाढ़ तट और का मैदान कैसे बढ़ता है कि जैसे नदी का बहाव उसकी गति के हिसाब से उसमें जो अपसरण होता रहता है उसके बहाव के कारण वो छोटे-छोटे जो रुकावटें आती है उसको दूर करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते जाती है और शरण शरण मतलब अपसरण के कारण उसकी जो पार्ट है उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ते जाती है। डेल्टा प्रदेश। हम देख रहे हैं कि मतलब एक एक साइड चट्टानें हैं और एक साइड नदी के पानी बह रहा है। तो इस प्रकार का डेल्टा प्रदेश हम देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके मात्र जैसे हमने नदी का अभी देख लिया कि नदी किस प्रकार अपक्षरण होता है, उसमें बनने वाली जो घाटियाँ है, मतलब वो जो शरण के कारण जो-जो प्रकार बनते हैं उसके उसी तरह तरह क्या होते हैं कि हिमानी के कारण, हिम यानी बर्फ के कारण जो प्रकार बनते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जैसे गंभीर गड्ढे जिस प्रकार बने, वी आकार की घाटी, पंखाकृत मैदान और उसी के आगे है जो अ, हम लोग मतलब हमको ये समझ में आ जाए तो उसके बाद हम लोग आगे का भी समझने में खूब आसानी हो जाएगी। तो हिमानी के कार्य और एवं भूरूप, हिम यानी बर्फ। पिछले पार्ट में हमने देखा अपसरण, उसके ही आगे है कि हिम क्या होता है, आकार ज़्यादा लेता है और वो क्या करता है अपने आस-पास प्रदेशों का, अपने आस-पास के जो खनिज पदार्थ है, मिट्टी है, चट्टान है, उन सबका क्या है अपसरण करता है और ये क्या करता है, ज़्यादा जगह लेता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि जिस प्रदेश का तापमान द्रोणांक बिंदु से कम होता है, ऐसे प्रदेश में हिमपात के रूप में वर्षा होती है ना? जिन प्रदेशों का द्रोणांक बिंदु मतलब तापमान अ, काफ़ी कम होता है, वहाँ पर क्या होती है हिम के रूप में जैसे जैसे बरसात होती है उसी तरह हिम के रूप में बरसात होती है और हिमपात के वर्षा के कारण भूपटल पर हिम परत तैयार होती है। मतलब जैसे हमारे इधर पानी जैसे पानी ढलान की ओर गिरा, नदी बनी वैसे ही हिम की वर्षा के कारण इसमें हिम परत क्या होती है एक के ऊपर एक तैयार हो जाती है।
और हिम के अति भार के कारण हिम परत भूपतल की चट्टानों पर फिसलने लगती है। जो हिमपात है वो भूपटल की चट्टाने की दिशा की ओर बढ़ने लगती है। परत की में जमीन के समीप हिम दबाव और घर्षण के कारण पिघलने लगती है। जैसे जैसे हिम ढलान की ओर बढ़ते जाती है, उसी तरह उसका घर्षण और दबाव, उसमें जो स्थित है घर्षण और दबाव, वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है और पिघलने लगता है। और हिमानी अत्यधिक धीमी ढलान गति की दिशा में सरकने लगती है, और जो हिमानी है वो क्या करने लगती है, अत्यधिक धीमी ढलान दिशा की ओर सरकने लगती है। नदी की तरह ही हिमानी में भी अपसरण, वहन और निक्षेपण होता है। जिस तरह हमने नदी का पढ़े कि उसमें अपसरण होता है, वहन होता है और निक्षेपण का कार्य होता है। उसी तरह हिमानी भी वही कार्य करती है, परंतु उसका कार्य क्या है, एकदम धीमी गति से होता है और ज्यादा स्वरूप में दिखाई देती है। हिमानी शरण का कार्य कौन-कौन से, मतलब कौन-कौन से कारक है। इस तरह हमने नदी का देखे कि उसके अपसरण के कारण कौन से वी आकार की घाटी बनाती है वो, अ, पंखाकृत मैदान बनाती है। और जल पाट हमने उसकी आकृति देख ली कि बाढ़ तट मैदान बनाती है, डेल्टा प्रदेश बनाती है। उसी तरह जो हिमानी है वो भी उसी प्रकार कार्य करती है। तो नदी गति कम होने पर भी बर्फ का घनत्व अधिक होता होने से हिमानी अपने तल और कंगर का क्षरण अधिक मात्रा में करती है। हिमानी के क्षरण के कार्य के कारण हिमग्रवर, शुक्रकूट और गिरिशृंगयु आकार की घाटी, लंबित लटकती घाटी, मेषशिला, ये सभी भूरूप तैयार होते हैं। अ, हमने देखा कि गति कम होने पर भी उसका भार क्या होता है, बर्फ का घनत्व अत्यधिक होता है, और वो हिमानी क्या करती है, तल की कगार का क्षरण अधिक मात्रा में करती है। और उसके कारण कौन कौन से प्रकार बनते हैं, तो हिमग्रवर, शुक्रकूट, गिरिशिंग, यू आकार की घाटी, लंबित लटकती घाटी, मेषशिला, ये आदि क्या है, उसके भूरूप है। हम लोग देखेंगे कि इसके जो प्रकार है उसको देखते हैं हम। हिमग्रवर और गिरिशिंग, जैसे हम आकृति में देख रहे हैं कि जो उसके चट्टान का जो भाग है, वहां पर बर्फ का संचयन, मतलब ढलान की दिशा की ओर होता है, उसे हम हिम ग्रोवर गिरीश गिरिशिंगा कहते हैं। और वही ढलान का भाग जो नीचे एक कुर्सी के समान बढ़ता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिम ग्रोवर। उसके बीच में जो मतलब ज्यादा भाग संचयन, बर्फ का भाग ज्यादा संचयन होता है और ये किस आराम कुर्सी के समान दिखाई देता है, तो उसे हम हिम ग्रोवर कहते हैं। हम यू आकार की घाटी भी देख लेते हैं। जैसे हमने वी आकार की घाटी देखे, उसी प्रकार यू आकार की घाटी भी है, जो संचयन का भाग जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, मतलब ढलान की दिशा की ओर चौड़ा चौड़ा होते जाता है, तो ये
यू आकार का दिखाई देता है तो हम उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि हिमानी का वहन और निक्षेपण कार्य कौन कौन से हैं। तो हिमानी बहते समय अपने साथ काप की मिट्टी का बहाव करती है लाती है। और इस मिट्टी को क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ के संचयन स्थानानुसार भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत्य हिमोड़ चार प्रकार होते हैं, जिसको हम आकृति क्रमांक 4.2 में देखेंगे कि कौन कौन से इसके प्रकार पड़ते हैं। और हिम नदी के निक्षेपण की प्रक्रिया कौन कौन सी है, तो हिमोड़गिरी है और हिमोड़ कटक जैसे भूरूपों की निर्मित होती है। पार ये हम आकृति क्रमांक 4.2 में आपकी पुस्तक में भी है, आप हम उसमें देख सकते हैं कि जो पार्श्व हिमोड़ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और मध्य हिमोड़ क्या है, अधिक अत्यधिक चौड़ा है और उसके अनुसार ही मतलब उसका पार्ट, उसकी जो चौड़ाई है वो अत्यधिक बढ़ते जा रही है। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं, मतलब उसी को हिमोड़, पार्श्व हिमोड़ है, मध्य हिमोड़ है और हिम नदी का पार्ट है, हिम नदी की चौड़ाई है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अत्य हिमोड़ है और नदी का प्रवाह, मतलब उसका प्रवाह किस तरफ हो रहा है और उसका मतलब किस प्रकार से हो रहा है। पहले पारसी हिमोड़ में, मध्य हिमोड़ में, पारसी हिमोड़ में उसकी लंबाई कम थी और मध्य हिमोड़ में उसकी जो पार्ट की लंबाई, जो चौड़ाई है, पार्ट या चौड़ाई हम लोग उसको बोलते हैं, तो उसकी चौड़ाई मध्य वो काफी चौड़ा होते जा रहा है। उसके बाद वो मिल रहा है अत्य हिमोड़ में और फिर उस वो प्रवाह में जा रहा है। और जो हिमानी है वो प्रतिदिन क्या करती है, एक सेमी में 1000 मीटर तक के भिन्न भिन्न गति से आगे सरकने लगती है। मतलब इसकी गति क्या धीमी होती है परंतु तेज होती है। हमने देखा कि ग्रीनलैंड स्थित जोकोन वर्शन हिमानी यह संसार के सबसे गतिमान हिमानियों में से एक प्रकार है और वह प्रतिदिन 46 किलोमीटर गति से बहता है। और बहुत सारे जो हिमानी के जो कार्य है वो हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार वो और आगे बढ़े, कि मध्य हिमोड़ किस प्रकार होता है, पार्श्व हिमोड़ किस प्रकार होता है और पार्श्व मध्य हिमोड़ किस प्रकार होता है, हिमोड़ गिरी किस प्रकार बनती है और हिमेश शिला, लंबित घाटी, हिम नदी, ये सब हम आकृति के माध्यम से देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मध्य हिमोड़, उसका बहाव क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। हमने ये आकृति इसमें देखा है ऐसे कि पहले पार्श्व हिमोड़ है,
फिर मध्य हिमोड़ है, फिर अंत हिमोड़ है। मतलब वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार उसकी प्रक्रिया होती है हिम नदी की, वो हम देखते हैं कि वो ऊंचाई से जो आ रहा है उसे मध्य हिमोड़, मतलब वो नीचे की ढलान की दिशा की ओर आ रहा है। उसके बाद पार्श्व हिमोड़, और इस प्रकार पार्श्व हिमोड़ के बाद हिमोड़गिरी, मतलब वो पूरे में समतल मैदान की तरफ आ रहा है, पार हिमोड़गिरी। पवन के कार्य व भूरूप एवं भूरूप। हवा की हलचल को पवन कहते हैं। पवन में गैस रूपी वाहक कारक होते हैं। पवन के चरण, वहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः कम मरुस्थलीय क्षेत्र से अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं। इन प्रदेशों में भौतिक अपयश अधिक मात्रा से होने से चट्टानों का चूरा व रेत अधिक प्रमाण में फैली हुई होती है। यह पवन के वहन में कम रुकावटें होती है। वहन के पवन के साथ रेत कणों का वहन होता है। रेती के कणों के कण अति दूर तक के बहा ले जाते हैं। जिस स्थान पर पवन की गति कम होती है, इस स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। इस प्रकार पवन शरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करती है। पवन यानी हवा, उसमें बाह्य जो गैस से होती है, जैसे हमने अपसरण देखा, तो सिर्फ अपसरण में उसमें खनिजों का समावेश था। और जो पवन है उसमें क्या है, गैसों का, वायु रूपी गैस क्या होती है, कारक होती है। और वही क्या करती है, पवन में शरण का, वहन का और निक्षेपण का कार्य करती है। पवन किस प्रदेश में कार्यरत अधिक होती है, मतलब वो किस प्रकार के प्रदेशों में अधिक कार्यरत होती है, तो ऐसे भौतिक प्रदेश है जहाँ पर अत्यधिक कम वर्षा होती है, और जहाँ का मरुस्थलीय प्रदेश अत्यधिक राजस्थान जैसे हम ले सकते हैं। तो कम मरुस्थलीय प्रदेश और कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होती है, पवन अत्यधिक कार्यशाली होती है, प्रभावशाली होती है। और वो क्या करती है, चट्टानों का चूरा और रेत अधिक मात्रा में फैलाव करती है। और वहां वहन के कार्य में कम रुकावटें होती है, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में रेत के कणों का वहन करती है। वो अपनी वो रेत के कण अति दूर तक बहाकर ले जाती, दूर तक बहाकर लेके जाती है। और रेत के कण अति दूर तक बहा के लेके जाने के कारण क्या होता है, अपसरण होता है। जिस स्थान पर उसकी गति धीमी होती है, पवन का जिस स्थान पे गति धीमी हो जाती है, वहां पर वो क्या करती है, निक्षेपण करती है। और निक्षेपण इस प्रकार के शरण वह मतलब जहां पर उसकी गति धीमी हो जाती है, वहां पर वो निक्षेपण करती है। और ये पवन के क्या क्या कार्य है, यहीं से पवन अपना शरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करती है। अभी पवन के कौन कौन से कार्य है या कौन कौन से प्रकार पड़ते हैं, वो हम देखते हैं कि पवन अपने साथ छोटे बड़े रेत के कण, पत्थर आदि को बहाकर लाती है। पवन अपने साथ क्या करती है, छोटे बड़े पत्थर के रेत के कण, पत्थर आदि को बहाकर लेकर आती है। और पवन अपने मार्ग में आने वाले जो पदार्थ, पवन के मार्ग में जो आने वाले पदार्थ है, पदार्थ घिसने और पटकने से चट्टानों का अपसरण होता है। पवन के मार्ग में, मतलब पवन के मार्ग में जो आने वाली चट्टाने हैं, उस पर क्या होता है, घिसने से और पटकने से। हमने देखा कि
पवन के साथ बहुत सारे रेत के छोटे छोटे कण आते हैं, उनके माध्यम से वो चट्टानों पर क्या करते हैं, घिसने का और पटकने का कार्य होता है, और इस प्रकार उसका चट्टानों का अपसरण होता है। इसमें कौन कौन से प्रकार पड़ते हैं, तो भू चट्टाने, अपसरण गड्ढे, यारदांग आदि जैसे भूरूप तैयार होते हैं। इसे हम आकृति से देखेंगे। यारदांग, तो यारदांग जिस तरह क्या हो रहा है कि पहले चट्टान और फिर ढलान की तरफ उसका ढलान दिखाई दे रही है, तो इसे हम यारदांग कहते हैं। और ये किस प्रकार इसका ऐसा प्रकार बनता है, तो कठिन और मृदु, यानी कठिन और मृदु इस प्रकार, मतलब हवा में तेजी के कारण हमने ये पढ़ा है कि जो पवन के साथ आने वाली चट्टान है, घिसने से और पटकने से इसके अपसरण होता है, तो इसी अपसरण के कारण यादांग जैसी रूपों की निर्मित होती है। उसके बाद है हामादा। सैफी बालू की टीले, मतलब ये उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। ये मरस्थली एक तलवार के समान, इसकी हम आकृति में देख रहे हैं कि इसे सैफी अरबी में कहा जाता है। तो ये तलवार के समान हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसे सैफी बालू के टीले इस प्रकार बनते हैं। उर्मी चिन्ह, भूछत्र चट्टान, मतलब जो चट्टान के ऊपरी भाग है वो वैसा ही दिखाई देता है, परंतु जो उसका नीचे की जो ढलान दिखाई दे रही है, हमें आकृति में ही दिखाई दे रही है, वो क्या हो रही, नीचे की तरफ अपसरण हो रहा है उसका। तो ये भूछत्र, मतलब एक छतरी के समान दिखाई दे रही है, तो उसे हम भूछत्र चट्टान, हमने ये पढ़ा है। मतलब कि किसके कारण हो रहा है कि पवन में आने वाली जो चट्टान उसके घिसने के कारण, पटकने के कारण इस प्रकार उसकी चट्टानों का अपसरण हो रहा है, तो ऐसे भूछत्र चट्टान, अपसरण गड्ढे, यारदांग जैसे भूरूपों की निर्मित हो रही है। पवन के निक्षेपण कार्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पवन के साथ बहने वाली रेत के कण विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें सूक्ष्म कण और अति दूर तक बहाकर ले जाते हैं, उसकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहा कर ले जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा वाले प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण होता है। उस कारण विशिष्ट भूरूपों की निर्मित होती है, और उस प्रकार जो भूरूप बनते हैं वो है रेत के टीले, बरखान, सैफी उर्मी चिन्ह, लोयस मैदान आदि भूरूप पवन के निक्षेपण कार्य से निर्मित होते हैं।
तो कौन कौन से मतलब पवन के निक्षेपण पवन के जो बहने वाली रेत है उसके विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न आकार के कण होते हैं। तो उसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो छोटे कण होते हैं वो अत्यधिक दूरी पर जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो ज्यादा कम दूरी तक के बहाकर लेके जाने की पवन की क्षमता होती है। और इसी जो इसमें जो मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा वाले प्रदेश है, वहां पर ये इस प्रकार का निक्षेपण ज्यादा दिखाई देता है, अधिक मात्रा में दिखाई देता है। और उसके जो भूरूप तैयार होते हैं उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कि भूरूप रेत के टीले होते हैं, बरखान, सेफी, उर्मी चिन्ह, लोएस मैदान। उर्मी चिन्ह, सैफी बालू के टीले एक तलवार के समान दिखाई देते हैं। हामादा। तो आज हमने बाह्य जो आपका बाह्य बाह्य प्रक्रिया भाग नंबर 1 का हमने पहले अध्ययन किया, और आज हमने बाह्य प्रक्रिया क्रमांक भाग 2 का अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि बाह्य प्रक्रिया में अपसरण के प्रक्रिया किन किन कारणों से होती है। तो उसमें भूजल है, हिमानी है, पर्वत है, सागर की लहरें है, वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। ये सभी वहन अपसरण के निक्षेपण के कार्य करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जल प्रवाह किस प्रकार बनता है, नदी के खनन कार्य किस प्रकार होता है, जल प्रवाह किस प्रकार बनता है, कि भू प्रदेश की जो ढलान होती है, चट्टानों के प्रकार, नदी के बहने की मात्रा और गति, प्रवाह की लंबाई, नदी के जलोढ़ की मात्रा आदि जो घटक होते हैं, वो नदी का खनन, निक्षेपण और वहन का कार्य करते हैं। नदी के खनन कार्य हमने देखा कि किस प्रकार के वो ऊंचाई से ढलान की दिशा की ओर बहती है, और वो कौन कौन से प्रकार बनाती है, तो वी आकार की घाटी बनाती है, जलप्रपात बनाती है, गंभीर गड्ढे, वी आकार की घाटी, इस प्रकार उसका कार्य होता है। और वहन नदी का वहन और निक्षेपण कार्य कौन कौन से है उसके, तो पंखाकृत मैदान हमने देखा, और डेल्टा प्रदेश देखा, नदी के सर्पाकार मोड़ देखा, और हिमानी के मतलब जो आज हमने पढ़ा उसको हम लोग एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, कि जिससे हमें ध्यान में रहे, प्रश्नोत्तर लिखने में हमें हम अच्छी तरह से लिख सके। हिमानी के कार्य और भूरूप देखे हमने कि किस तरह इन प्रदेशों का द्रोणांक बिंदु कम होता है, बिंदु से कम होता है, वहां पर क्या होते हैं, हिम प्रदेश, हिमपात के रूप में वर्षा होती है, और वो हिम जिस तरह पानी बारिश का पानी जिस तरह जमा हो जाता है, बाढ़ की स्थिति मतलब पानी ज्यादा होता है उस तरह हमें दिखाई देता है, उसी तरह हिम वर्षा भी होती है। एक के ऊपर एक परत उसकी जमती जाती है, और वही परत भार ज्यादा होने के कारण ढलान की दिशा की ओर आ जाती है, उस तरह उसमें अपसरण होता है, और वो ढलान की दिशा की ओर आती है। उस तरह हिमानी के भी कार्य देखे हमने कि उसका भी इस तरह वो क्या करती है, सरकने के साथ साथ घर्षण और दबाव के कारण, जिस तरह नदी कार्य करती है घर्षण और दबाव, उसी तरह उसके भी कार्य होते हैं, दबाव और घर्षण होता है, वो नीचे की तरफ आने लगती है, और उसके भी हिमग्रवर, शुक्रकूट, गिरीशिंग, गयु आकार की घाटी, लंबित घाटी का हमने अध्ययन किया। उसमें जो नदी का वहन निक्षेपण कार्य जो होता है, उसमें हिमोड़गिरी, हिमोड़ कटक, जैसे भूरूप किस प्रकार तैयार होते हैं, हमने उसके प्रकार देखे कि हिमोड़गिरी मतलब जिस तरह नदी का कार्य होता है, इसी तरह हिमानी भी कार्य करती है।
कि वो ढलान की दिशा की ओर बहती आती है, और उसमें घर्षण और दबाव के कारण उसके जलप्रपात मतलब उसका जो नदी जिसे हम नदी को बहते हुए देख सकते हैं, परंतु हिम नदी को हम बहते हुए नहीं दे सकते उसका कार्य, परंतु जो उसकी अपसरण का कार्य जो है वो बहुत अधिक होता है, मतलब नदी से ज्यादा होता है उसके आकार, उसके अपसरण का कार्य। उसके बाद हमने देखा कि पवन के कार्य और गुरु की हवा में हलचलों के कारण पवन हवा में जो हलचल होती है उसे हम पवन कहते हैं। और पवन में कौन कौन से रूप कौन कौन से बाह्य कारक घटक होते हैं, तो उसमें बहुत सारी बाह्य कारक अ, गैस रूपी वाहक कारक होते, उसमें बहुत सारे बाह्य कारक होते हैं, जिसमें है पवन के क्षरण होते हैं, वहन और निक्षेपण ये कार्य मुख्यतः होते हैं। और पवन के कार्य किस प्रदेश में अधिक अत्यधिक दिखाई देते हैं, तो पवन के कार्य मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्र में पवन के कार्य दिखाई देते हैं। और चट्टानों का क्या होता है, चट्टानों का चूरा और रेत के कण हवा में फैलते जाते हैं, और अपने पवन के साथ जो वहन के कार्य में जो रुकावट होती है, वो पवन क्या करती है, रेत के कणों को वहन करती है। पवन अपने साथ रेत के कण जो छोटे छोटे होते हैं उनका वहन करती है, और वो रेत के कणों को दूर तक लेके जाती है, और वो अति दूर बहाकर ले जाने वाले कणों से मतलब चट्टानों का निक्षेपण होता है। इस प्रकार पवन शरण वहन और निक्षेपण का कार्य करती है। पवन के कार्य देखे कि पवन छोटे बड़े आकार की जो कण होते हैं वो अपने साथ बहा कर लेके जाती है, और चट्टानों पर घिसने और पटकने से उसका अपक्षरण होता है। और इस प्रकार घिसने और पटकने से जो चट्टानों का अपक्षरण होता है उसमें है भूचट्टाने, भूछत्र चट्टान। हमने देखा कि छतरी के समान चट्टानों का आकार दिखाई देता है। अपक्षरण गड्ढे या अर्धांग, पहले ऊंचाई फिर ढलान, ऊंचाई फिर ढलान, इस प्रकार क्या है उसके भूरों की निर्मित होती है। और उसके बाद हमने देखा कि पवन का निक्षेपण कार्य किस प्रकार होता है, कि वो अपने साथ पवन क्या करती है, जो छोटे कण होते हैं वो अत्यधिक दूरी तक लेके जाती है अपने साथ, और जो भारी कण होते हैं वो कम दूरी तक के लेके जाती है। और इस प्रकार वो मतलब मरुस्थलीय, पहले ही हमने देखा कि वो मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है, अधिक प्रभावशाली होती है। और उस मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो प्रकार बनते हैं, तो उसमें रेत के टीले हैं, बरखान, सेफी, उर्मी चिन्ह, लोयस मैदान आदि करते हैं। उसमें हमने देखा कि भूछत्र चट्टाने हैं, बालूकागिरी बरखान है, उर्मी चिन्ह है, सेफी तलवार के समान दिखाई देने वाले टीले, और यारदांग, हामादा, ये इस प्रकार हम उसके प्रकार देख सकते हैं। और हमने देखा कि जो उसके हिम नदी की जो प्रक्रियाएं जो होती है, वो भी हमने देखा कि उसमें हिमोड़ गिरी, हिमोड़ कटक जो होते हैं, वो हम लोगों ने आज अच्छी तरह से समझ लिया कि किस प्रकार ढलान की दिशा, जैसे अपसरण नदी का अपसरण होता है, उसी तरह से हिमानी का भी अपसरण होता है, वो ढलान की दिशा की ओर ज्यादा अपसरण करती है।